प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास मुंबई महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कुंडली अध्ययन से इन्होंने अपनी कुंडली मुझे भेजी और ये जानना चाहते हैं कि इनके बच्चे का करियर वाला क्षेत्र कैसा है। विशेषतया इनका प्रश्न करियर से संबंधित ज़्यादा ही है। फिलहाल ये जिनकी कुंडली है ये बाहर रहते हैं, मतलब इनके बच्चे की कुंडली है। 2001 इनका डेट ऑफ बर्थ है, वर्ष जन्म वर्ष। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो मैं आप लोगों को बताऊं तो इनकी कुंडली मैं ये बना रहा हूँ और जन्म हुआ है आश्विन माह में। जो जातक आश्विन माह में जन्मा होता है वो व्यवस्थित जीवन जीने वाला होता है, सुंदर होता है, सुंदर मानसिकता, उसके जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं घटित होती हैं। थोड़ा बहुत काम में अवरोध कभी कभी बनता है, पर वैसे व्यक्ति का जीवन बड़ा ही सुखी और सफल होता है। ये माह जो है वो अश्विन का, ये बड़ा ही शुभ माना गया है। अभी अश्विन माह चल भी रहा है। अश्विन माह में सोमवार को शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा पापक चंद्रमा होते हैं और ये व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी या विदेशों में नौकरी ले जा करके देते हैं। शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ सुबह 4:50, मतलब सूर्योदय से पहले। ये भी अच्छी बात है। शास्त्रकार ये बात लिखते हैं कि शुक्ल पक्ष में जन्म हो और रात्रि का जन्म हो या चंद्रमा की रोशनी में जन्म हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसे शुभ परिणाम जातक के जीवन में देखने को मिलते हैं। वार के अधिपति चंद्रमा दिग्बली हैं और धनु राशि का निर्माण कर रहे हैं। जब जातक का जन्म हो रहा था तब पूरब दिशा में कन्या राशि और लग्न में ही भद्र योग की स्थिति बन रही थी और वो बुध नवांश चक्र में शनि जैसे मित्र के साथ बैठे हैं। लग्न कुंडली के बुध लग्नेश लग्न में धनेश के साथ बैठे हैं। ये अपने आप में लग्न और भाग्य के स्वामी का एक साथ लग्न में बैठना बहुत ही ज़्यादा अच्छा, अनुशासित पिता और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ न करने वाला, बहुत मस्त और इत्मीनान से जीवन जीने वाला बना देते हैं। और कन्या लग्न का जो प्रभाव होता है, इनमें आत्मविश्वास की एक अलग प्रवृत्ति देखने को, मतलब एक अलग तरीके का आत्मविश्वास देखने को मिल जाता है। उसमें भी धन को लेकर के जो थोड़ी बहुत चिंता है वो भी जातक के जीवन में थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है, क्योंकि धन भाव में सूर्य नीच के बैठे हैं और शुक्र भी नीच के हैं। हालांकि इससे कोई विशेष असर होगा नहीं, पर धन की चिंता थोड़ी बहुत व्यक्ति को रहेगी। हालांकि फिर भी यहाँ पे काम बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि केंद्र के 3 घरों में 3 शुभग्रह बैठे हैं। जैसे गुरु शुभग्रह, जैसे चंद्रमा लाभेश होकर के ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। लाभेश का जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठना और लग्न में भाग्येश होकर के शुक्र लग्न इसके साथ बैठे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही महान राजयोग बनेगा। एकादशवें भाव के स्वामी अगर दिग्बली हैं, गुरु से दृष्ट हैं, तो व्यक्ति के जीवन में प्रतिष्ठा समाज में बड़ी ज़्यादा और ऊंचे कद वाला व्यक्ति होता है, मतलब उसकी प्रतिष्ठा समाज में बहुत अच्छी होती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और वो शुक्र लग्न में बैठे हैं। शुक्रो 10 सहस्त्राणी, शास्त्रकार लिखते हैं शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानी च। लग्न में बुध और शुक्र 10,000 दोषों का शुक्र शमन कर देते हैं और 1,000 दोषों का शमन बुधदेव लग्न में कर देते हैं। तो यहाँ पे 11,000 दोष तो ऐसे ही समाप्त हो गए। और किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रह, जैसे केंद्र बृहस्पति कुंडली को जब आप समझते हैं तो केंद्र में गुरु बैठे हैं। और बहुत अच्छी बात बताऊं, बहुत अच्छी बात है कि जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति इस कुंडली में लग्न में बैठा है, भद्र योग बना रहा है और चंद्रमा और गुरु आमने सामने यशस्विता का गजकेसरी योग निर्माण कर रहे हैं। जन्म कुंडली के 5वें भाव में मंगल उच्च के, चंद्रमा दिग्बली, शुक्र और बुध लग्न में बहुत व्यवस्थित और जन्म कुंडली के 5वें भाव के स्वामी 9वें भाव में, ये अपने आप में महान राजयोग है। ऐसी स्थिति में जातक को पूर्वजों का आशीर्वाद खूब मिलता है, पितर उसके प्रसन्न होते हैं। अब पितृपक्ष अभी चल भी रहा है और मैं आप लोगों को पितरों के निमित्त एक बड़ी अच्छी बात बता दूं जो पुराणों में बाई है। शास्त्र कहता है पितृपक्ष में हमें अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य पूजा पाठ यज्ञ जप
तर्पण वगैरह करना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी योग्यता क्षमता नहीं है तो ब्राह्मण ढूंढिए पहले। अगर ब्राह्मण भी नहीं मिल रहे हैं तो जो आपका पुत्र है संकल्प लेकर के उसको ही भोजन करा दीजिए, तो तर्पण का फल अपने पुत्र को भी भोजन कराने से मिल जाता है। अब आपका पुत्र भी अगर आपके पास नहीं है, वो भी मान लीजिए पढ़ाई लिखाई करने कहीं दूर चला गया है, तो क्या करेंगे? मान लीजिए आपके पास ब्राह्मण भी नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं बन रहा है, और सनातन धर्म की सुरक्षा धर्म के पालन से ही होती है। आप लोग जो ये कभी कभी बिलबिलाते हैं ना कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, बताऊं तो हिंदू और सनातनी सिर्फ इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने धर्म पालन पे पाबंदी लगा दी है। ये कभी गाय के लिए सड़क पे नहीं उतरे, कभी गंगा के लिए सड़क पे नहीं उतरे, बहुत दिन हो गया है। अब विषयांतर हो जाऊंगा तो बहुत किनारे चला जाऊंगा, पर बीच में ही रह करके नाव आगे बढ़ाऊंगा। पर इतनी बात कहता हूँ कि अगर धर्म पालन है तो आप पितृपक्ष में ब्राह्मण नहीं मिल रहे, कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, तर्पण आदि करना नहीं जानते हैं, तो संकल्प लेकर के अपने बच्चे को भी वो भोजन तर्पण वाला, मतलब जो दान वाला है, वो पूर्वजों के नाम पे करा सकते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि अगर कोई नहीं है तो आप स्वयं संकल्प लीजिए और स्वयं भी वो भक्षण कर सकते हैं, स्वयं भी वो भोजन आप कर सकते हैं। और अगर आप संकल्प लेकर के कि मैं अपने पितरों के निमित्त अमावस्या को या फला तिथि को दान कर रहा हूँ, भोजन दान कर रहा हूँ, आप जिस भी योनि को प्राप्त हैं उस योनि में मेरा ये तर्पण या मेरा ये जो दान है, जो आपके लिए मैं श्राद्ध कर रहा हूँ, वो आपको प्राप्त हो, तो वो अगर नहीं कोई है तो आप स्वयं भी अगर उसका भक्षण कर लेते हैं, आप स्वयं भी अगर वो पा लेते हैं, तो आपके पितरों को मिल जाता है। सोचिए, कई बार लोग ये पूछते हैं, प्रश्न में कभी किसी ने कल दे ऊपर से पूछा था कि मान लीजिए अगर हमारे पितर बहुत अच्छे सत्कर्म किए और वो अगर मोक्ष को प्राप्त कर गए हैं तो क्या होगा? तो मोक्ष को प्राप्त कर गए हैं तो वो स्वयं आपके ही जीवन में वापस पुण्य का वर्धन करेगा। क्लियर है? ये पितृपक्ष की बात है, इस वजह से अश्विन माह चल रहा था, इस वजह से बता दिया, शास्त्र की बात थी, जानना जरूरी। तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, और जन्म कुंडली में ये शुक्र का नक्षत्र होता है। शुक्र लग्न में बैठे हैं, लग्न में शुक्र अच्छा परिणाम देते हैं, सुंदर और दीर्घायुष्य का वर देते हैं। मंत्र जापक, अनुभवी, श्रेष्ठ और अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, मंत्र को समझने वाला, वेदोक्त और शास्त्रोक्त आचरण करने वाला, धर्मावलंबी, परोपकारी, दानी और निष्णात होता है। ओम अदभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। कपास की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए और ब्राह्मणों को अमावस्या को निश्चित रूप से भोजन पवाना चाहिए। गाय की सेवा, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, सूर्य को नित्य अर्घ्य, और साथ ही साथ रविवार को मांसाहार, मंगलवार को और शनिवार को मांसाहार का, ऐसे तो कभी ना करें, पर आपकी कुंडली के हिसाब से अगर बात बन पड़े जहाँ पे आप हैं तो कम से कम इन वारों को भोजन का विशेष ध्यान रखना होगा। सुकर्मा योग क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के कारण रजस तत्व की प्रधानता कुंडली में देखने को मिलने आ रही है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति राजसिक गुणों से युक्त होगा। मतलब रजस तत्व का अर्थ होता है जहां आप सुखों की माया में उलझे हैं या सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा की मोह है, इच्छा है, लिप्सा है, तो कभी कभी ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा आदि रहती है, तो वो है। और सामान्यतः हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उससे निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपने आप को तामस तत्व से उठा करके रजस तत्व पे और रजस तत्व से उठा करके सात्विक तत्वों से अपना मेल कराना चाहिए। मतलब हम ईश्वर के निकट जाने की कोशिश में लगे रहें। दान, पुण्य, पूजा पाठ, तीर्थ, दर्शन, गुरु बढ़िया हैं। इस वजह से ज्ञान, धर्म, न्याय, दर्शन, शुद्धता, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आचरण, सामाजिक प्रतिष्ठा और बहुत अच्छा होता है प्रभाव। ऊपर से चंद्रमा लग्न से केंद्र में तो व्यक्ति यशस्वी है, मनस्वी है, श्रेष्ठ है, गतिमान है, अच्छे मन बुद्धि का है। बुध लग्न में है, भद्रयोग लगा रहे हैं तो व्यक्ति सुंदर है, राजकुमार है, पिता का अनुयायी है, पिता से युक्त है, पिता के प्रभावों से युक्त है, पिता का आदर और आशीर्वाद करने वाला है। गुरु सूर्य को देख रहे हैं तो व्यक्ति का चारित्रिक लक्षण, चारित्रिक गुण अच्छा है, चरित्र बढ़िया है, नैतिकता अच्छी है। ये सब ग्रहों के अच्छे बैठने का प्रतिफल है। अब आइए आपकी कुंडली में ये बताऊंगा कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं, कितने अंश में विराजमान है और क्या उसका फलादेश है। अब यहाँ से बात करते हैं सबसे पहले
सूर्य सूर्य जन्म कुंडली में 5 अंश के बैठे हैं, चित्रा नक्षत्र में हैं और शुक्र और मंगल का संबंध उनसे बनेगा। मंगल तो उच्च के हैं, नक्षत्र का स्वामी अगर उच्च का है तो सूर्य के पास भी बल है और ऐसी अवस्था जातक को एनर्जी देने वाली, विचारों में बड़ी स्पष्टता रहती है, कम्युनिकेशन बेटर रहता है, पर निगेटिविटी भी कभी कभी सूर्य के कारण रहती है। अगर शुक्र उच्च के होते या बहुत बढ़िया स्थिति में होते, हालांकि बढ़िया बैठे, कोई खराब नहीं है, पर फिर भी शुक्र को बलवान होना चाहिए था और भी, हालांकि ठीक है वो नीच के हैं। अगर मान लीजिए 12 नंबर की कुंडली बनती और लग्न में होते तो और ज़्यादा अच्छी बात होती, पर लग्न में बुध के साथ है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बुध वक्री भी हैं और 20 अंश के वक्री हैं, 20 अंश 19 कला के वक्री हैं। लग्न का मान भी ठीक बैठा है, पर सूर्य को थोड़ी बहुत कमजोरी शुक्र के कारण मिल रही है, जिसके कारण व्यक्ति को धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है। आप अगर घर से दूर जा रहे हैं तो इसका अर्थ आज के समय में तो बड़ा अच्छा माना जाता है, पर पूर्व काल में, प्राचीन काल में इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता था और इसे कहते थे मतलब शास्त्रकार, इसे बहुत अच्छी बात नहीं, इसके लिए प्रशंसा के पात्र उसको नहीं कहा गया, मतलब प्रशंसित नहीं किया गया है। चंद्रमा जो है वो पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं, शुक्र का नक्षत्र होता है, शुक्र लग्न में है। अब जरा ध्यान से देखिए, चित्रा मंगल और शुक्र की राशि में सूर्य, तो शुक्र राशि के स्वामी हुए तो द्वितीय भाव के स्वामी जो जन्म कुंडली में शुक्र हुए वो लग्न में बैठ गए, पर नीच के हुए। हालांकि तात्कालिक मैत्री में मित्रता में जा रहे हैं और जन्म कुंडली में जो वो सूर्य हैं वो लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में धनेश के साथ बैठे हैं, यहाँ लग्नेश धन भाव के साथ, यहाँ लग्न का अधिपति जन्म कुंडली में उच्च का और द्वितीय भाव के स्वामी द्वितीय में। अब जरा ध्यान से समझिए, तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और आर्थिक संपन्नता के बारे में अगर कोई प्रश्न होगा तो यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी धन भाव में, धन भाव के स्वामी सूर्य के साथ लग्नेश और धनेश एक साथ आ गए। यहाँ पे लाभ भाव के स्वामी दिग्बली लग्न के साथ दशम भाग्येश और धनेश जन्म कुंडली में शुक्र लग्न में आ गए। यहाँ पे धन भाव के स्वामी अपनी राशि में और लग्न के अधिपति मंगल उच्च के। ऊपर से देखिए तो बुध जन्म कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं, यानी कि इस कुंडली में 6वें भाव के स्वामी 10वें भाव के अधिपति के साथ यहाँ बैठे हैं, तो व्यक्ति को नौकरी में सुख मिलेगा। और अपने जन्म स्थान से दूर क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10वें स्थान में राहु बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, मित्रस्थ होकर के बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं जो जन्म कुंडली का चतुर्थेश है, तो घर का भी सुख है और बाहर का भी सुख है। यहाँ पे राहु जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिंतन कर देता हूँ, तो राहु जो है वो जन्म कुंडली में कई बार व्यक्ति गलत लोगों के संग में जाएगा। राहु की दशा में, मंगल के बाद राहु की दशा में हमें अपने आप को धुआं, बीड़ी, सिगरेट, सीधी और स्पष्ट बात बोलता हूँ, गलत लोगों की संगति, गलत लोगों के संपर्क में जाना, गलत युवक और युवतियों के संपर्क में जाना और बेवजह परेशान होना और कानूनी पचड़े में फंसना, ये राहु की स्थिति में हो सकती है। इस वजह से हमें वहाँ पे सावधान होना होगा। चंद्रमा दिग्बली हैं केतु के साथ, इस वजह से माता को जो बीमारी लगती हो वो बीमारी आपको ना लगे, आप उसके वाहक ना बने, इसलिए हमें उसका ध्यान रखना होगा। और चंद्रमा आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह बन रहे हैं क्योंकि सर्वाधिक अंशों के साथ विराजमान है, और वो चंद्रमा लग्न कुंडली में धनु राशि में, नवांश चक्र में वो तुला राशि में। और जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे 7वें भाव के स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में स्वग्रही चंद्रमा चतुर्थेश होकर के अपने भाव से, तो दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा है और व्यक्ति पति से और पत्नी से धन कमाता है, या पति या पत्नी से उसको व्यापार का लाभ मिले, करियर का लाभ मिले, विवाह के बाद भाग्य का लाभ मिले, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। चंद्रमा पे गुरु का असर अगर नहीं होता और लग्नेश जन्म कुंडली में लग्न में नहीं बैठे होते या लग्न से केंद्र में चंद्रमा नहीं बैठे होते तो कुंडली को डिप्रेशन में जाते देखा जा सकता था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो काम थोड़े बहुत जो मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी वो चंद्रमा और केतु के कारण बढ़ेंगी, लेकिन व्यक्ति की कुंडली में जो चतुर्थ भाव है व्यक्ति को बड़ा ही सुंदर, बेहतरीन, मनस्वी और मतलब इसकी प्रशंसा आप लिख सकते हैं और कर सकते हैं। मंगल जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं, दारकारक ग्रह होकर के 2 अंश 53 कला, और वहाँ के अधिपति 9वें भाव में बैठे हैं, और पंचमेश का 9वें भाव में जाना, नवमेश का लग्न में आना और लग्नेश का लग्न में बैठना, तो लग्न पंचम नवम इनका संबंध अगर एक साथ बन रहा है तो ये व्यक्ति को और भी ज़्यादा मजबूत इच्छा शक्ति का दान पुण्य करने वाला, श्रेष्ठ और अपने पूर्वजों के नाम को आगे बढ़ाने वाला होता है। इतना ही नहीं, वो पैतृक संपत्ति पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहता है और उसको बहुत ज़्यादा उसमें लालच भी नहीं है।
मिले ना मिले पर वो स्वयं से अपने पराक्रम पे सारी चीज़ें जनरेट करने वाला, अपने पराक्रम पे विश्वास करने वाला भी होता है। मंगल उच्च के व्यक्ति को क्रिएटिव, धन और धर्म के साथ साथ पूर्व काल में व्यक्ति जिम्मेदार था और उस जिम्मेदारी को और उसी आत्मीयता के साथ निभाने में अभी भी है। ऊंचे पद पे, प्रतिष्ठा पे चला जाए, विदेशी प्रभावों में आ जाए, पर थोड़े दिन के बाद अपने ही वापस उसी मिट्टी की सुगंध में बंध जाने वाला होता है। मंगल पंचम भाव में बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, और वो मंगल जन्म कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, और वो सूर्य मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। यानी कि सूर्य और मंगल परस्पर मित्र और एक दूसरे के नक्षत्र परिवर्तन के कारण इनकी दशाएं जातक को लाभान्वित करने वाली भी होगी। मैं तो इतनी बात भी कहता हूं कि अगर मंगल जन्म कुंडली में व्यवस्थित बैठे हैं तो व्यक्ति को बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी और टेक्नोलॉजी का महारत हासिल कर सकते हैं। या व्यक्ति की माध्यमिक शिक्षा के बाद शिक्षा में कोई अवरोध नहीं और नौकरी के बाद यश और प्रतिष्ठा में कोई अवरोध नहीं। पर एक जो संशय वाली बात होगी कि चूंकि इस भाव के ठीक पीछे चंद्रमा और केतु का ग्रहण तो नहीं लगा है, पर इस भाव के ठीक पीछे चंद्रमा बैठे हैं केतु के साथ, तो कई बार गर्भ नष्ट होता है। मतलब पत्नी का गर्भ जो दाम्पत्य होगा उसमें विवाह जब हो तो पत्नी के गर्भ में पल रहा बालक नष्ट होता है। इस वजह से कुंडली मिला करके करें, और ये कुंडली वैसे मंगलिक वगैरह नहीं है। तो इतनी बात है। बुधदेव आपकी कुंडली में हस्त नक्षत्र के बैठे हैं, वक्री हैं 20 अंश के साथ, इस वजह से वहाँ वो व्यक्ति को बुद्धिमान, और राहु और केतु के एक्सेस में होने के कारण बहुत ज़्यादा दिमागी और बहुत सारे स्त्रियों का उपभोग करने वाला, साथ ही साथ बुद्धिमान, तार्किक और सूक्ष्म दृष्टिकोण से अन्वेषण करने वाला भगवत भक्त होता है। नवांश चक्र में वही बुध आपको धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और लाभ देने वाले बन रहे हैं, जबकि दशमांशा चक्र के आधार पर वो आपको यहाँ पे लाभेश चतुर्थ स्थान में, लाभ के अधिपति चतुर्थ स्थान में और लाभ के अधिपति चतुर्थ स्थान में। ये बहुत सामान्य बात नहीं है, और ये सामान्य तरीके से बहुत कम लोगों को ये बात की जानकारी भी होगी कि ये सबसे महान राजयोग बन रहा है। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि अगर लाभेश चतुर्थ स्थान से संबंध बनाते हो तो व्यक्ति माता और पिता के आशीर्वाद से अभिषिक्त होता है और श्रेष्ठ पदों पर विभूषित होता है, महाधनी महालक्ष्मी संपन्न योग बनाने वाला होता है। तो ये इत्तेफाक ही है कि लाभेश लग्न कुंडली में भी दिग्बली हैं, लाभेश यहाँ भी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, कोई खराब नहीं है, मित्र के साथ बैठे हैं, और यहाँ भी लाभेश जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में है। भाग्य भाव का स्वामी धन में, भाग्येश यहाँ भी धन से संबंध बना करके लग्न में, भाग्य भाव के स्वामी जन्म कुंडली के क्या बोलते हैं लग्न में। इसका अर्थ होगा कि ये कुंडली भाग्य और लाभ से युक्त है, जहाँ गुरु की दशा में, जहाँ लाभेश चंद्रमा, लाभेश शनि और लाभेश बुध की दशा में उसकी इच्छाओं की कई गुना पूर्ति होगी। ये बात पक्की है। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, ये बहुत ही शुभ नक्षत्र है, और मैं तो ये बात तक कहता हूं कि अमात्य कारक ग्रह हैं, सर्वाधिक दूसरे नंबर के सर्वाधिक बलवान ग्रहों के श्रेणी में वो आएंगे, और आपको अपनी दशा काल में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, सामाजिक प्रतिष्ठा देने वाले बनेंगे। चंद्रमा और शुक्र बुध से केंद्र में होने के कारण उनका बल और बढ़ेगा। इतना ही नहीं, भाग्येश का लग्न में बैठना और गुरु से केंद्र में होना, इतना ही नहीं, उस गुरु के ऊपर जो राहु का प्रभाव है वो दशम स्थान में है, इस वजह से वहाँ वो मारक नहीं होंगे, और इस कारण से यहाँ गुरु की दशा, शुक्र बुध की दशा और साथ ही साथ चंद्रमा के साथ शनि और मंगल की दशा लगभग ठीक जाएगी। पर आपको मित्रों के भाई से, भाई के मित्रों से सावधान रहना होगा। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी, वो मैं मंगल के कारण कह रहा हूँ। शुक्रदेव आपकी कुंडली में 15 अंश के बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, और वो चंद्रमा जिस स्थिति में मैं देख रहा हूँ यहाँ वो दिग्बली हैं, और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा है और चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र हैं। जरा एक बात और भी मैं जो यहाँ पे कहूँगा, यहाँ धन भाव के स्वामी लग्न में थे, यहाँ धन भाव के स्वामी धन में, और यहाँ पराक्रमेश होकर के स्वग्रही बैठे थे, जो व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक और बहुत सॉफ्ट मेहनत करने वाला, सुकुमार शरीर वाला राजकुमार बना देते हैं। मिथुन, धनु, कन्या और मीन लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव बाधक होता है। आज मेरी बात किसी से हो रही थी जो अपने आप को ज्योतिषी समझते थे, उन्होंने कहा पंडित जी मेरी कुंडली में तो गुरु चंद्रमा नहीं, गुरु मारक हैं।
मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी कुंडली में गुरु मारक नहीं है या बाधक नहीं है, क्योंकि वो बैठे नहीं है। तो यहाँ पे गुरु सप्तमेश होते जरूर हैं, बाधकेश हैं, पर मारक नहीं है। मारक कौन होगा? तो जन्म कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में नीच के बैठे हैं, इनका अधिपति नीच का है, राहु से दृष्ट है, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में सूर्य ही मारक बनेंगे, सूर्य ही मारक बनेंगे, राहु और सूर्य मारक बनेंगे। इसके साथ साथ जन्म कुंडली में और भी कोई ग्रह ऐसे मजबूत मारक नहीं बन रहा है। राहु और केतु मानसिक कष्ट देने वाले बनेंगे, पर इस कुंडली में सूर्य भी बहुत कम ही मारक होंगे। मतलब इस कुंडली में मारक अगर कोई होगा तो मंगल मारक होंगे। दूसरे नंबर पे इस कुंडली में अगर कोई ग्रह मारक बनेगा तो वो सूर्य ही बनेंगे, यही बात बनती है। बाकी इस कुंडली में सप्तमेश होकर के राहु के संपर्क में है तो कई बार मारक गुरु भी बनेंगे। तीसरे नंबर पे मारक बनेंगे देवगुरु बृहस्पति, और राहु को प्रधान मारक ग्रह कहा जाएगा, राहु प्रधान होंगे। दूसरे नंबर पे इस कुंडली के हिसाब से सूर्य होंगे, तीसरे नंबर पे मंगलदेव होंगे। ऐसे ये ग्रह मारक की भूमिका में होंगे। तो ये आपकी कुंडली के शुक्र हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर चंद्रमा ठीक है। तो और एक बात और भी जो अच्छी है कि चंद्रमा और शनि का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, इस वजह से 7.5 और ढैया ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। पर हाँ, भुजाओं में दर्द होता है और कई बार पैर के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है, ये बात भी देखने को मिल जाती है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के लिए कुंडली में आयु अच्छी है, इसमें ज़रा भी संशय वाली बात नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर आप बात करते हैं तो राहु आपकी कुंडली में मतिमान, बुद्धिमान, भोक्ता और तिकड़मी विषखोपड़ा वाला दिमाग लेकर के व्यक्ति पैदा हुआ है। 9वें भाव के अधिपति से केंद्र में राहु, 8वें भाव के स्वामी, जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा से कोई संपर्क नहीं, पंचमेश 9वें भाव में बैठे हैं। इस वजह से कुंडली को कुछ व्यवस्थाओं में अच्छाइयाँ मिल रही हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली पे मैंने लग्न स्पष्ट किया है। थोड़ी सी चर्चा आपको मैं आत्मकारक ग्रह चंद्रमा यहाँ पे धनु राशि में बैठे हैं। सूत्र कहता है आत्मकारक ग्रह लग्न कुंडली का नवांश चक्र में जहाँ बैठा हो उसका अधिपति अगर स्वग्रही है तो ये महान राजयोग होता है, और ये जातक की कुंडली में बन रहा है। उसके बाद दूसरा सिद्धांत ये कहता है पता नहीं कैसे कैसे ये कौन सी कंपनी का है, व्हाइट बोर्ड रीफिलेबल, ये पता नहीं जिस भी कंपनी का है, बड़ा ख़राब है। आइए अगली जो स्थिति बनी है इसमें देखिए, यहाँ गुरु केंद्र में, और यहाँ पे गुरु जो हैं वो थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं। मतलब पंचमेश नीच का है जिसका नीचभंग नहीं हुआ है। इसका अर्थ क्या होगा कि गुरु की दशा में व्यक्ति को संघर्ष में जाना पड़ सकता है, कारोबार में, या जो समझने की शक्ति होगी, जो क्रिएटिविटी होगी, जो साहस होगा, जो बल होगा, उसको कमज़ोर करता हुआ नज़र आ रहा है। शुक्र इस कुंडली में लग्न में, यहाँ पे धनेश लग्न में, धनेश स्वग्रही, या जन्म कुंडली में 10वें भाव के स्वामी स्वग्रही, ये बहुत अच्छी बात है। भाग्य भाव के स्वामी धन में, भाग्य भाव के स्वामी धनेश के साथ, ही मैंने पूर्व में बताया था। उसके बाद जन्म कुंडली में 5वें भाव के स्वामी 9वें में, 5वें भाव के स्वामी अपने भाव से 4 घर आगे, पंचमेश राहु के साथ। यहाँ पे पंचमेश मतलब व्यक्ति के जीवन में जो विद्या बुद्धि विवेक है, हम उस पर नियंत्रण रखेंगे या उसको हमेशा ही चेक करते रहेंगे। जो संतान पक्ष है, जो पेट है, जो यशमान है, प्रतिष्ठा है, जो लोगों से प्रेम मिलने वाला है, इन सभी चीज़ों पे हमारी दृष्टि जानी चाहिए और हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। हम कभी कभी अपनी एनर्जी का गलत इस्तेमाल भी करेंगे और हम बहुत ज़्यादा अच्छे बुद्धिमान होने के बावजूद कई बार गलत निर्णय में भी जा सकते हैं। वो कब होगा? मंगल की दशा में। वो कब होगा? गुरु और राहु केतु की दशा में। और वो कब होगा? तो सूर्य की दशा में। ऐसा संभव है। मारक पे चर्चा की, ग्रह और नक्षत्रों पे चर्चा की, जिसमें 2-2, 3-3 नक्षत्र परिवर्तन योग लगे हैं जो कुंडली को बलवान बना रहे हैं। विदेश से धन कमाने का योग इस कुंडली में 1000% है। अपने पिता की संपत्ति से कोई मोह माया नहीं, वो योग इस कुंडली में उपस्थित है। इस कुंडली का मन और मानस पटल बड़ा ही साफ है और IT बहुत अच्छा है। इस कुंडली का प्रौद्योगिकी की समझ, ज्ञान तकनीक की समझ इस कुंडली की बहुत अच्छी है।
पिता को पैसे देना दशम स्थान के अधिपति का स्वग्रही होना ये बताता है। और सूर्य और बुध का एक साथ चतुर्थ भाव में बैठ करके दशम स्थान को देखना एक जो अच्छा खासा जो करियर है वो बहुत ही बलिष्ठ बना देता है। धन भाव में मंगल व्यक्ति को ठीक नहीं होते। यहाँ पे कई बार व्यक्ति को थोड़ी बहुत चिंताएं शामिल होंगी या जीवन में थोड़ी बहुत चिंता करनी पड़ सकती है। धन कमाने के लिए उसे यात्रा करनी पड़ेगी। धन कमाने के लिए उसे बैलेंस क्रिएट करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बाहर जा कर के रहना पड़ेगा, उसमें थोड़ा बचाने में दिक्कत होगी। ये चंद्रमा, राहु और शनि 12वें भाव में दशमांशा चक्र में दर्शा रहे हैं। गुरु, शनि और राहु केतु के प्रभाव में आ रहे हैं। इस वजह से कई बार जो रिकॉग्निशन है वो थोड़ी देर से मिलेगी। आत्मविश्वास थोड़ा कम है। हम अपने आप को दान, पुण्य, पूजा पाठ, सत्यवेद, सत्य का बोध, इन सभी चीज़ों पे अपना दिमाग लगाएंगे। हम उधर से अपने आप को पकड़ के रखेंगे। हम बहुत अच्छे हो गए, लेकिन फिर भी माता पिता की दृष्टि में कितने अच्छे हैं, उनके संस्कारों का हमने पोषण कितना किया है। एक अच्छे पर्यावरण में जन्मे होने के बाद विदेश में गए और अपने संस्कारों का कितना मजबूती से पालन किया है, संस्कृति को कितना अपने मस्तक पे सजा करके रखा है, ये भी हमारा कर्तव्य ही होता है। तो हम इसका लालन पालन हमारे हाथों से होना चाहिए। कुटुंब जन से मतभेद ना हो, क्योंकि द्वितीय भाव में नीच के सूर्य बैठे हैं। वाणी कठोर ना हो। और नवम भाव के शनि देव जन्म कुंडली में कई बार व्यक्ति को कठोर निर्णय लेने वाला, गलत मति बुद्धि में जाने वाला या कुंठा से ग्रसित रहने वाला इंसान गलत बुद्धि का बना। हालांकि गलत बुद्धि का कभी कभी होगा शनि के दम पर, वो है नहीं। मतलब गलत बुद्धि का बैर बुद्धि का अर्थ होता है किसी के बारे में अच्छा कई बार ना सोचना, या किसी के खिलाफ षड्यंत्र कर देना, या किसी के बारे में कई बार पीठ पीछे बुराई कर देना, या बहुत अच्छे तरीके से किसी को ना समझना और उसके बारे में कोई एक राय विकसित कर देना। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये कई बार जन्म कुंडली के नवम भाव के शनि को करवा देती हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। हम दान पुण्य पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हम उसे किसी को कहेंगे नहीं, हम अपना आराम से गुप्त दान करते रहेंगे, है ना। ये सब चीज़ होना चाहिए। वाणी अच्छी है, हम उसको और ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे। नेत्र ज्योति कमज़ोर ना हो, विचार बने और नेगेटिव ना हो। पराक्रम बहुत अच्छा है। इकट्ठा करने में थोड़ी दिक्कत होगी, मातृभूमि से दूर रहना पड़ेगा। माता का स्वास्थ्य परेशान कर सकता है। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, समाज में नाम, ये सब मंगल को प्रभाव में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। व्यापार और नौकरी में नौकरी ज़्यादा अच्छी है। कंसंट्रेशन पे फोकस करना होगा। यह अष्टक वर्ग में पढ़ रहा हूँ। इसके साथ हमें देवी मैया की नित्य आराधना, पूजा पाठ, दान पुण्य, छोटी बालिकाओं को प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना और उनको स्नेह से देखना, ऐसा। और इसके बाद घरों को सजा करके रखना, कपूर की आरती करना, घी का दीपक जलाना, गाय की सेवा करना और सामाजिकता को बना करके रखना, अनुशासन में रहना। और प्राप्त तो बहुत अच्छा कर जाएगा। ये व्यक्ति बहुत अच्छे ब्रॉड लेवल पे अपने आप को स्थापित करेगी एकादशवें भाव की स्थिति के आधार पर। मैं ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि इस कुंडली का एकादशवां भाव हर जगह चतुर्थ भाव से संबंध बना रहा है। मैंने अभी पूर्व में बताया था, एकादशवें भाव के चतुर्थ में, एकादशवां भाव चतुर्थ में, एकादशवां भाव चतुर्थ में, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बाहर से रह करके धन कमाने का योग बहुत अच्छा है। संतति के लिए थोड़ी सी कमजोरी आपको हो सकती है, कुंडली मिला करके ही विवाह करें। कन्या राशि कन्या लग्न, धनु राशि धनु लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातिकाओं से विवाह हो। विवाह की दिशा पूरब और उत्तर हो। धन कमाने के लिए आप उत्तर दिशा की तरफ जा सकते हैं। मकर और वृष वालों से मैत्री कर सकते हैं। घर जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो है मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। उत्तर दिशा के मकान में रह सकते हैं। साथ ही साथ नक्षत्र जिसमें आप दान कर सकते हैं वो पूर्वाषाढ़ा है, पुष्य है, पुनर्वसु है, मृगशिरा है, हस्त है और उत्तराषाढ़ा है। ये सब नक्षत्र आपके किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम रहेंगे। अंक आपकी कुंडली के लिए 4 और 7 अच्छा है। और दिन आपकी कुंडली के लिए बुधवार और शनिवार का बहुत अच्छा है। इतनी सारी चीज़ें हैं। विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पर आपकी कुंडली में संतति पाने के लिए कोशिश करनी होगी मेहनत से। इस वजह से उसके लिए आपको ईमानदारी बरतनी होगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। विशेषतया बुध की दशा में कई बार कष्ट देखने को मिल रहा है। और संतति भाग्यशाली होगी और वो चरित्रवान होगी आपसे ज़्यादा। दूसरा, इस कुंडली में धन है, धर्म है और भाग्य के मामले में अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी कुंडली भाग्यशाली भी है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि कुंडली में आर्थिक संपन्नता बहुत अच्छी है
और व्यक्ति कहीं ना कहीं से 100% धन कमाएगा, विदेश से ही धन कमाएगा, विदेश में ही रह जाएगा, ये भी बात है। इसके बाद मंगल, चंद्रमा और गुरु की दशा मानसिक शांति देने वाली होंगी, काम बनाने वाली होंगी, धन को बचाने वाली होंगी। जबकि सूर्य, राहु, केतु, शुक्र और शनि के साथ बुध की दशा एग्रेशन के साथ परिणाम देने वाली बनेगी। माता और पिता दोनों का प्रभाव बहुत अच्छा है, प्रेम आपको मिलता रहेगा, पूजा पाठ होता रहेगा पर व्यापारिक है, मतलब कभी है कभी नहीं है। राहु, केतु और सूर्य की दशा में हड्डियों की समस्या उत्पन्न हो सकती है, हमें उसका ध्यान देना होगा। शुक्र की दशा ठीक है, अरिष्ट चक्र के आधार पर सूर्य ही पीड़ित नजर आ रहे हैं। पेट, पाचन तंत्र और हड्डियों, दांतों का रोग कुंडली को परेशान कर सकता है। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें हैं। और भी चीज़ें जो मैं बता दूं तो कुंडली में 1 2 3 4 5 6 जन्म कुंडली में यहाँ 2 ग्रह, यहाँ 1 ग्रह, 1 ग्रह यहाँ, 1 ग्रह यहाँ, 1 ग्रह यहाँ, 1 ग्रह यहाँ, 1 2 3 4 5 6 ही घर में सारे ग्रह बैठे हैं। और जन्म कुंडली में लग्न से लेकर के पंचम स्थान तक 5 ग्रह बैठे हैं, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 4 और 1 5। तो जन्म कुंडली में जो आरंभ का प्रभाव है, जो जीवन में आरंभ काल की दशा है, वो अच्छी जाएगी। बुढ़ापा भी लगभग इस कुंडली का ठीक बैठा हुआ है। 6ठा, 7वां, 8वां भाव खाली है, इस वजह से हमें अपने आप को एक जगह स्थिर करने पे ज़्यादा फोकस बनाना होगा। शुक्र और बुध लग्न में 12वें भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, तो आयु का पक्ष ठीक है। शनि का संबंध जन्म कुंडली के 6ठे भाव से है, इस वजह से व्यक्ति का न्याय, दर्शन और कर्तव्य पथ, कर्तव्य को समझना, ये सब ठीक है। इसके साथ साथ जन्म कुंडली में 4th भाव के स्वामी 4th भाव में और लाभेश बैठे हैं, इस वजह से भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख 100% बहुत अच्छा है। इतनी सारी चीज़ें मैंने कही हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।